नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जी हां, आज हम उस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जिसको भारत की आत्मा कहा जाता है, जिसको अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जो हमारे रोटी, कपड़ा और मकान का जो सपना है उसको साकार करती है। जी हां, आज हम चर्चा करने वाले हैं कृषि और कृषि क्षेत्र में जो बीते 11 सालों में जो क्रांतिकारी बदलाव आए हैं उन पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार है उसने अपने सफलतापूर्वक 11 साल पूरे कर लिए हैं और 2047 तक भारत को विकसित बनाने का विजन लेकर लगातार चल रही है। और भारत में विकास के हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ये सरकार बनी है वो विकास के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। तो ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत में जो कृषि का क्षेत्र है उसमें बीते 11 वर्षों में क्या कुछ क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। बीज से बाजार तक के विजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार वो लगातार चल रही है, उस विजन को लगातार उस विजन के पीछे जो संकल्पना है उसको लगातार साकार कर रही है। तो इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। मैं जल्दी से उनका आपसे परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ में डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। आप श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में पूर्व अनुसंधान निदेशक के पद पर कार्य कर चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विकास जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर के साथ में चर्चा को शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 साल पूरे कर लिए गए हैं और केंद्र सरकार लगातार विकास के हर क्षेत्र में ऊंचाइयां छू रही है। कृषि का जो क्षेत्र है वो लगातार अपने जो नए पायदान है उसको छू रहा है। लेकिन सबसे पहले हम जो नए बदलाव हुए उनके बारे में चर्चा करें, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि भारत में जो कृषि का क्षेत्र है उसकी क्या कुछ भूमिका है। देखिए, आपने जो परिचयात्मक में बताया कि कृषि जो है वो हमारी जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उस सब का प्रदान करती है। इसके साथ ही पोषण के लिए जो हमें जो चीज़ें हैं जैसे कि विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सब के लिए फल, फूल, मांस, मछली, अंडा, दलहन, तिलहन, सब चीज़ें हमें कृषि से ही मिलती है। तो कृषि की भूमिका अहम है, ये पहले भी थी, आगे भी रहेगी। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में जहाँ पे कि लगभग आधी आबादी है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कृषि और उसके जो संबद्ध क्षेत्र हैं उन पे अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। हमारे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 18% है। और पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले। हमारे किसानों की स्थिति सुखद हुई है, खुशहाल हुए हैं, वित्तीय सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारी कृषि जो कभी हम आयातक थे खाद्यान्न के मामले में, अभी हम निर्यातक हो गए हैं। चाहे वो फल फूल का मामला हो, चाहे वो खाद्यान्नों का मामला हो, हम दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर हुए हैं और हम दूध उत्पादन के मामले में विश्व में सर्वोपरि हैं। चावल में इस वर्ष रिकॉर्ड उत्पादन हुआ और हम चीन को भी आंकड़ों के अनुसार ये कह सकते हैं कि पीछे छोड़ गए हैं। तो ये निरंतर है जो हमारे कृषि में जो बदलाव आ रहे हैं ये बहुत ही सुखद हैं और सराहनीय हैं। हमारे किसानों की वित्तीय सशक्तिकरण हो रहा है और आगे भी इसी तरह से हम और अच्छी उम्मीद करते हैं। जो कभी हमारी कल्पना थी कि भारत कभी हम जो आयातक है वो अन्न के मामले में कभी आत्मनिर्भर होगा और कभी निर्यातक होगा, वो मूर्त रूप ले चुकी है और आगे और उसमें बढ़ोतरी होने की निरंतर संभावना है। जी बिल्कुल, आपने सही बताया कि जिन चीजों की पहले हम कल्पना करते थे वो वाकई में पिछले 11 सालों में हकीकत के धरातल पर खरी उतरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार बनी है तब से बीज से बाजार तक का विजन लेकर लगातार चली है कि जो बीज है वो उसको उस तरीके से पूर्ण तरीके से विकसित किया जाए, उनकी फसलें तैयार की जाए और ताकि वो बाजार तक जाए, न सिर्फ बाजार तक जाए बल्कि अपने आप एक मार्केट बन जाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि 2015 से ही जो मुख्य हमारी केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हैं उसका जिक्र करना अभी समसामयिक होगा। जैसे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो कि हमारे राजस्थान के सूरतगढ़ से उसका शुभारंभ हुआ फरवरी 2015 के अंदर। और उसका मकसद यही था कि जो हमारे फसल हो, जो हमारी कृषि है, उसका जो मुख्य माध्यम है वो
मिट्टी है, और जब हमारी मिट्टी कमजोर रहेगी तो फसल की अच्छी उत्पादकता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। पहले हम सिर्फ हमारे स्वास्थ्य का ही ख्याल रखते थे और हमारे स्वास्थ्य के ही कार्ड बनते थे, जी। लेकिन ये पहली बार हुआ कि मृदा का जो हमारी अन्नदाता जो भूमि है उसका भी स्वास्थ्य चेक किया जाए, क्योंकि वहां भी भावना यही है कि अगर हमारी मिट्टी है वो पोषित रहेगी, वो अगर समृद्ध रहेगी पोषक तत्वों में, तो उससे जो अन्न पैदा होगा वो भी पोषक तत्वों में से परिपूर्ण होगा, मानव स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारे मवेशियों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हम बिल्कुल स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो मिट्टी के स्वास्थ्य जांच के लिए कार्ड योजना बनाई गई और देश में अब करीब 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड इशू किए जा चुके हैं, जिसके जरिए किसान बैठे बैठे देख लेता है कि मेरी मिट्टी में जीवांश की मात्रा क्या है, नत्रजन, फास्फोरस, पोटास, जस्ता और ऐसे जो तत्व हैं, लोहा, इन तत्वों की क्या स्थिति चल रही है। क्योंकि किसान बिना जानकारी के कई बार नत्रजन जो कि हरापन लाता है फसलों में, नत्रजन का अत्यधिक उपयोग कर देता है, तो जबकि पोषक तत्व दूसरे कम होते हैं। लेकिन सर इसमें सबसे बड़ी बात, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जब बनाया जाता है इसकी वैलिडिटी कोई रहती है या लाइफ टाइम रहती है? वैलिडिटी नहीं, लाइफ टाइम नहीं है ये। जैसे कि आपने फसल ली और फसल के बाद में जो मिट्टी की जांच कराई, तो अगली फसल के लिए आपको कितना पोषक तत्व की पूर्ति करनी है वो जानकारी है, तो 2 सीजन तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में फिर से मिट्टी की जांच करानी चाहिए, क्योंकि ये बदलता रहता है। सॉइल एक बहुत डायनेमिक मीडियम है जिसके अंदर की पोषक तत्वों की मात्रा घटती बढ़ती है। कम समय में हम उत्पादकता पे सही तरीके से ध्यान दें तो उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, और लागत को घटाया जा सकता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। सर सबसे बड़ी बात, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जैसा आपने बोला है, भारत में जो है अधिकतर जो किसान है वो बारिश पर ज्यादा निर्भर करते हैं, तो सरकार ने ऐसी कई योजना चलाई है जिससे किसानों की बारिश के ऊपर जो निर्भरता है वो कुछ कम की जा सके। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, और ज्यादातर हमारे किसान कैसे हैं, सीमांत किसान है जिनके पास 1 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है, या लघु किसान है जो कि 2 हेक्टेयर की जोत का आकार है, तो वो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो उनकी मतलब जो फसलों की उत्पादकता है वो स्थिर करने के लिए और उनका खेती के प्रति रुझान बना रहे, खेती में निरंतरता बनी रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की कि मौसम की मार उन पे नहीं पड़े और उनको एक छोटा सा प्रीमियम, जैसे कि खरीफ फसलों के लिए 2% जो बीमित राशि है उसका 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम, और बागवानी और वाणिज्यिक जो फसलें हैं उनके लिए 5% प्रीमियम देना पड़े। और अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे सूखा पड़े, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे कोई कीड़े मकोड़े आ जाए, कोई टिड्डियों का प्रकोप हो जाए, तो किसान सुरक्षित है। जैसे हम हमारा बीमा करवाते हैं उसी तरह से फसलों का बीमा करके एक नई सौगात हमारे किसानों को दी है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले अपन मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात कर रहे थे, उसमें भी हमने जिक्र किया कि जिस तरीके से हमारे स्वास्थ्य का कार्ड बनता है, अब क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई है, मतलब मिट्टी को भी हमने माता के समान माना है, उसको वही दर्जा दिया है कि इनका भी बीमा होना चाहिए। और भारत में बिल्कुल मानसून जो है वो अनिश्चित रहता है, कभी आपदा आ जाती है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी बारिश में ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी बिल्कुल अकाल पड़ जाता है। तो ऐसे में जानना बहुत जरूरी है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये अब पिछले 11 सालों में क्या कुछ क्रांतिकारी बदलाव आया है? बिल्कुल, हमारे किसानों की आधी समस्या तो इसी में रहती थी कि क्या फसल पकेगी नहीं पकेगी। हमारे आदानों का प्रयोग करने से झिझकते थे, क्योंकि मैं कहीं कोई आदान अच्छा उर्वरक उपयोग करूं, कोई पौध संरक्षण रसायन उपयोग करूं नहीं करूं, तो ऐसी दुविधा में जब वो आदान कम डालते थे तो उत्पादकता प्रति हेक्टेयर जो थी कम होती थी। इसके साथ ही नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तो वो टेक्नोलॉजी ऐसी है जैसे कम पानी चाहने वाली फसलें या कम अल्प अवधि में पैदा करने वाली किस्में, तो ये भी राष्ट्र स्तर पे हर प्रदेश के लिए, हर जिले के लिए ऐसी किस्में फसलों की तैयार है, उपलब्ध है, और वो जब उगाएंगे तो मौसम की मार उन पे अपेक्षाकृत बहुत ही कम होती है। तो ये टेक्नोलॉजी का फर्क है। इसके साथ यंत्रीकरण कि बीज को सही गहराई पे डालना, बीज को ढक देना, फिर जो उर्वरक को बीज के नीचे डालना ताकि वो समुचित लाभ उसको अंकुरित जो पौधा हो उसको मिल सके। तो ये सारे टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेज आए हैं, जो अनुसंधान आधारित आए हैं, जलवायु परिवर्तन की स्थिति में जो अनुसंधान नए किए जा रहे हैं, उनके आधार पे जो तकनीक निकल के आ रही है, उभर के आ रही है, उससे किसानों को लाभ मिला है,
खेती में लागत घट रही है और पैदावार बढ़ रही है। जी बिल्कुल सर, एक जमाना था जब भारत बड़ी उम्मीद और आशा भरी निगाहों से पूरे विश्व के सामने देखता था, इजराइल की टेक्निक की बात करता था और भी कई देशों की बात करता था कि वहां पे फसल इतनी लहलहाती है, हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन आज समय पलटा और जिस तरीके से, जैसा आपने बताया, टेक्नोलॉजी का जिस बेहतरीन तरीके से उपयोग हो रहा है, आज हम आयातक की जगह निर्यातक हो रहे हैं। बिल्कुल, आज देखिए चावल कम से कम 150 देशों को हमारे यहाँ से निर्यात होता है, बासमती चावल, सादा चावल। जब आपने बात की कि इजराइल के अंदर क्या है कि कम पानी से वो अधिक पैदावार ले रहे हैं, वो हमारे राजस्थान के पश्चिमी भाग के जैसा ही सूखा एक राष्ट्र है। लेकिन हमारे यहाँ भी वो तकनीक है, जो हमारे पॉली हाउसेज है, शेड नेट है, टनल है, इनके अंदर जो पैदावार ली जा रही है वो इजरायली विधियों से ली जा रही है। और हमारी सरकारों ने उनको प्रोत्साहित किया, किसानों को इजराइल की विजिट कराई, उनको वहाँ पे देखने को मौका दिया, ताकि ये जो वो वहाँ से आकर यहाँ उसका अनुकरण कर सके और दूसरे किसानों को वो लाभ दे सके। जी सर, मैं खुद बाड़मेर, जैसलमेर, सिवाना, जालोर के दौरे पर अभी बीच में रहा था, जहाँ पे सपनों में भी अनार नहीं आते थे, सपनों में अंजीर की कल्पना नहीं करी जाती थी, खजूर की कल्पना नहीं करी जाती थी। आज वहाँ अनार का पूरा हब हो गया है, अंजीर उग रही है वहाँ पे, तो जैसलमेर में खजूर उग रही है। जी बिल्कुल, खाद्यान्न उत्पादन की हम बात कर चुके हैं, ऐसे ही जो हमारी बागवानी फसलें हैं या हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन में, उसमें भी पिछले 11 सालों के अंदर जो हमारा 281 मिलियन टन हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन की साइज थी, वो अब बढ़ के और 362 मिलियन टन के करीब हो गई है। यानी कि हमारे फूलों में, फलों में, तरकारी में, हमारी जो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट है, स्पाइसेज, जो हमारे मसाला फसलें हैं, इन सब में उत्पादकता बढ़ी है और कुल उत्पादन बढ़ा है। तो राजस्थान में आप सही कह रहे हैं कि नई नई जो फल, जैसे झालावाड़ के अंदर संतरा, जो हमारे नागपुरी संतरा के माफिक हो रहा है, राजस्थान का नागपुर, राजस्थान। इसी तरह से है जो मिर्च के मामले में मथानिया क्षेत्र है, या हमारे नागौर की जो मेथी है या असगंध है, और दूसरा जो खजूर पैदा हो रहा है पश्चिमी राजस्थान में, जालोर के अंदर, बाड़मेर के अंदर अच्छी क्वालिटी का अनार पैदा हो रहा है। तो ये सब सकारात्मक परिवर्तन अभी आए हैं, सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और काफी सुखद परिणाम। एक किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या रहती है, वित्तीय समस्या उनको रहती है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना शुरू की है और उसमें 2000 रुपए का इजाफा भी किया गया। इसके लागू होने के बाद में कितना कुछ परिवर्तन आया है? बिल्कुल आया है जी। देखिए, एक तो किसान कार्ड योजना तो थी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ताकि किसान अपने जो फुटकर खर्चे हैं फसल के पहले ले सके और अपना काम कर सके। लेकिन किसान सम्मान निधि, यानी कि जहाँ नाम में ही जहाँ प्रदर्शित होता है कि सम्मान के साथ भारत सरकार ऐसे छोटे और सीमांत जो किसान है, जो कि भूमि के मालिक हैं, उनको जो ये सम्मान निधि दे रही है। दिसंबर 18 में ये योजना चालू की और अभी 19वीं किश्त अभी फरवरी के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी के खातों में डाली। तो वो 6000 रुपया सालाना, हमारे राजस्थान की सरकार ने तो उसमें और इजाफा किया है, लेकिन भारतवर्ष के करीब 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को ये सम्मान निधि दे 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3.7 लाख करोड़ रुपए के सम्मान निधि वितरित की सीधे हस्तांतरित किए डीबीटी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है। नहीं तो पहले क्या रहता था, बीच में बिचौलिया सिस्टम इस तरीके से रहता था कि मतलब रुपया कितना चलता था और कहां तक पहुंचते पहुंचते कितना रहता था, इसका कोई अनुमान नहीं था। अब जो डीबीटी है, हर चीज में ऑनलाइन हुआ है, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जब किसानों की बात करते हैं, प्रोत्साहित होते हैं और उनको जो आदान खरीदना है अपने मर्जी से जाके जहां से लेना हो, विश्वसनीय दुकान से वो लेता है, और वो उच्चतम गुणवत्ता का बीज है या कोई पौध संरक्षण रसायन है या कोई यंत्र है, वो लेता है और उससे उत्पादकता प्रोत्साहित भी होते हैं। आपने किसान क्रेडिट कार्ड का जिक्र किया। किसान क्रेडिट कार्ड अभी तक 10 लाख करोड़ रुपए का जो ऋण है वो किसानों को वितरित किया गया है। बिल्कुल, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत। मतलब जी, उसका जो उद्देश्य है वो यही है कि किसान निर्भर ना रहे। कोई भी मिडिल मैन जो पहले कहीं से प्राइवेट मनी लेंडर से पैसे लेके आते थे, उन पे जो ब्याज पे ब्याज लिया जाता था, उस सब चंगुल से बचाने के लिए किसान को एक सम्मान के साथ जीवन यापन के लिए ये योजना बनाई और वो बैंक में जाते हैं और वहाँ से किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं और जब उनको जरूरत होती है उस समय जो क्रेडिट पे मतलब रुपए के साथ में कोई पैसा लेते हैं। दूसरा, इसमें सरकार ने और महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए पहले जो क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए थी उसको 5 लाख कर दी। बिल्कुल, तो
ऐसा किसान महसूस करते हैं कि 3 लाख रुपया कम पड़ता है जब हम उन्नत कृषि विधियां अपनाते हैं, या रुपए की वैल्यू जो है उससे आदान कम आता है, हम समुचित मात्रा में नहीं ले पाते। तो उस भावना से लेके और क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ाई है, इसके भी सुखद परिणाम हमको देखने को मिले। लेकिन कई जगह ऐसा है, केंद्र सरकार से प्रेरित होकर राज्य सरकारों ने भी एक स्टेप आगे उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने भी जो किसान सम्मान निधि योजना, उसमें 2000 रुपए राज्य सरकार की तरफ किया है। बिल्कुल। और अभी ये जो भारत सरकार के जो किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय है, उस कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, उन्होंने जो विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया है, जो देश के करीब 700 जिलों के अंदर चल रहा है। और उसका मकसद यही है कि हमारे किसानों को नवीनतम जानकारी दी जाए। टेक्नोलॉजिकल, अभी खरीफ फसल की बुआई शुरू होने वाली है, मानसून के इंतजार है, कहीं कहीं पे आ भी गया है, तो वो नवीनतम टेक्नोलॉजी को ले और किसानों से वैज्ञानिकों का सीधा संवाद हो। हमारे राजस्थान के अंदर भी करीब 8 लाख किसानों से सीधा संवाद होगा। एक पूरे 41 जिलों में ये योजना चल रही है और कल 12 जून को इसका आखिरी दिन है। एक तो संवाद भी होगा, दूसरा किसानों की जो समस्या है उस समस्या से हमारे वैज्ञानिक सीधा रूबरू होंगे और फिर उस पर अनुसंधान करके और उसका कोई जो व्यवहारिक समाधान है वो निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह से भारत के अंदर करीब 1.5 करोड़ से किसानों से सीधा संवाद होगा। कई वैज्ञानिकों की टोली बनाई गई है, दल बनाए गए हैं और वो किसान के खेत पे जाके, और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी का तो सपना है कि जो लैब टू लैंड प्रोग्राम कभी चला करता था, उसी चीज को, उसी स्कीम को एक नया आयाम दिया जाए कि किसान 11 महीने अपनी लैब में काम, वैज्ञानिक 11 महीने अपनी लैब में काम करे और 1 महीने फील्ड में रहे, ताकि किसानों को भी लगे कि जो हमारी समस्या है उसका सीधा तुरंत समाधान मिलेगा और नई नई टेक्नोलॉजी से रूबरू होने का मौका मिलेगा और जल्दी उन टेक्नोलॉजी को वो अपने खेत में आजमाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, कृषि और किसान कल्याण विभाग का जो बजट था 2013-14 की बात करूं तो 27,663 करोड़ था, करीब, लेकिन अब 2024-25 बिल्कुल आप सही बता रहे, 5 गुना वृद्धि हुई है। कहाँ 27,663 करोड़ था और वो 1,37,664 करोड़ रुपए हुए, 5 गुना। बिल्कुल। तो ये वृद्धि, केंद्र प्रवर्तित योजनाएं और एक सभी की सहभागी, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सोच एक जादुई सोच है। हर आदमी उत्साहित महसूस करता है और बढ़ चढ़ के हर योजनाओं में हिस्सा लेता है, उसका लाभ लेना चाहता है और राष्ट्र के विकास में भागीदार बनना चाहता है। राष्ट्र के विकास में भागीदार बनना, जैसा आपने जिक्र किया, सबका साथ सबका विकास, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक और कहना है, जो हर योजना में महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देना है। उसी को देखते हुए नमो ड्रोन दीदी योजना भी लाए हैं, लखपति दीदी योजना भी लाए हैं। उनसे कितना कुछ जो महिलाएं जो किसानी कर रही है, उनके जीवन में कितना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। कृषि का ज्यादातर काम महिलाएं करती हैं, तो महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। तो ये लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना, ये सब ये है कि महिलाएं आज किस क्षेत्र में पीछे है, तो वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, नई टेक्नोलॉजी से रूबरू हों, और अगर महिला सशक्तिकरण होता है तो वो आगे की कई पीढ़ियों को भी सशक्त करती है। हमारे राजस्थान सरकार ने भी कृषि में महिला शिक्षा के सशक्तिकरण, उनको प्रोत्साहन राशि देती है। जो स्कूल में कृषि विषय लेते हैं उनको 15,000 रुपया सालाना, जो कॉलेज में लेते हैं उनको 25,000 रुपया सालाना, और ये शोध छात्राएं हैं, सिर्फ और सिर्फ छात्राओं के लिए, और छात्रों के लिए भी अगर कृषि का कुछ है तो अलग से है कुछ छात्रों के लिए, तो जो सुविधाएं हैं, पर ये अलग से उनको वजीफा, स्टाइपेंड के तौर पर। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो कृषि का जो क्षेत्र है उसमें विद्यार्थियों का रुझान भी काफी बढ़ा है, और वो बढ़ा इसीलिए है क्योंकि इस चीज को, इस क्षेत्र को तवज्जो दी जा रही है। पहले इस क्षेत्र को इतना नहीं समझा जाता था, लेकिन पिछले 15 सालों में जब से देखिए एग्री स्टार्टअप्स आए हैं, प्रसंस्करण यूनिट्स बनी है, वैल्यू चेन, वैल्यू एडिशन आया है, तो आप कई बार पेपर में पढ़ते हैं कि IITN अपना वो क्षेत्र छोड़ के और एग्रो प्रोसेसिंग में पांव रख रहे हैं और बहुत सफल है, जो व्यवसायी बन रहे हैं। तो अब वो देखते हैं, हमारी युवा पीढ़ी भी देखती है कि कृषि वो विषय नहीं है जो खेती किसानी तक जो आमतौर पे समझा जाता था, वहां तक सीमित है। अभी इसमें उद्योग से भी लिंक है, निर्यात से भी इसका सरोकार है, और भारतीय किसानों की जो स्थिति देखते, पहले उनके पास एक मोटरसाइकिल बेमुश्किल होती थी, जहाँ आप ट्रैक्टर, ट्रॉली, यंत्र और डंपर और बहुत सारी चीजें जब देखते हैं तो इसका मतलब समृद्धि आ रही है। अब स्मार्ट एग्रीकल्चर का जमाना है एक तरीके से, इसको इस चीज से मान सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी कुछ साल पहले प्रधानमंत्री कुसुम योजना चलाई गई, सोलर एनर्जी को सोलर पंप दिए जा रहे हैं। किस तरीके से, क्योंकि किसान को हमेशा खेतों में सबसे बड़ी समस्या ये रहती है, हालांकि गांवों में भी रहती है, बिजली की समस्या रहती है, थोड़ी बिजली का पावर अप डाउन रहता है, तो उसमें जो सोलर पंप दिए गए उनका कितना कुछ योगदान? बिल्कुल योगदान है। सोलर पंप में क्या है कि जो कुसुम योजना का दूसरा तीसरा स्टेप चल रहा है लगातार, बिल्कुल, तो वो सोलर सेल से हमारे जैसे राजस्थान प्रदेश है, इसमें जो सोलर एनर्जी राजस्थान तो पूरे देश में फर्स्ट है। हाँ, विपुल मात्रा में उपलब्ध है। तो वो सोलर सेल से जो बैटरी से उसे चार्ज होके और हमारे 3 हॉर्स पावर का 5 हॉर्स पावर का पंप चलाते हैं और उसमें लागत बिल्कुल शून्य है। और उसमें भी सरकार मदद करती है कि उनकी प्रारंभिक लागत है वो बहुत थोड़ी सी आई, उसको अनुदान मिल जाता है। तो इसका योगदान सकारात्मक है, हमारे सिंचित क्षेत्र बढ़ रहा है। उधर फिर जो प्रेशराइज इरिगेशन सिस्टम है, जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम है, उनमें अनुदान देके और उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो सीमित पानी से ज्यादा क्षेत्रफल हमारा सिंचित हो रहा है। सिंचित क्षेत्रफल बढ़ने से हमारी पर हेक्टेयर पर बीघा जो हमारी उत्पादकता थी वो बढ़ रहे हैं। और ये सब एक ऐसा श्रृंखला बनती है कि किसान खुशहाल होता है। बिल्कुल, सबसे पहला और अंतिम सबसे हमारा यही मोटो यही है कि किसान खुशहाल रहे, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तभी देश खुशहाल होगा। तभी तो जय जवान जय किसान का नारा इस तरीके से दिया गया है। सोलर एनर्जी की हमने बात करी, लेकिन पिछले कई सालों से एक चीज के ऊपर और काम हो रहा है कि जो किसान है उनको 24 घंटे बिजली भी दी जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है, इसलिए प्रधानमंत्री हर घर बिजली योजना भी चलाई जा रही है। बिल्कुल चलाई जा रही है। वो भी जो पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र थे वहां पे बिजली सपने में भी नहीं आती थी और आज वहां पे बिजली पहुंच गई है। तो ये हमारे केंद्र सरकार की सोच का फर्क है। उन्होंने हर आदमी को, जो छोर पे बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति है, उसके बारे में भी सोच रखते हैं, उसका विकास कैसे हो और वो ऐसा व्यक्ति हमारे देश पे क्या भागीदारी निभा सकता है। आपने हॉर्टिकल्चर की कुछ देर पहले बात करी, सिर्फ हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र नहीं है, ब्लू रिवोल्यूशन जो है, बिल्कुल डेयरी सेक्टर है, उसमें भी सरकार लगातार जिस तरीके से हॉर्टिकल्चर में कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर किसानों का साथ दे रही है, उसी तरीके से मधुमक्खी पालन है। ये जो मतलब मेन स्ट्रीम में नहीं है लेकिन बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, उसमें भी लगातार साथ दे रही है। बिल्कुल, देखो जब आपने मछली उत्पादन की बात की, तो मछली उत्पादन हमारे देश में मरीन और फ्रेश वाटर दोनों पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हमारे जो पहले करीब 10 मिलियन टन मछली उत्पादन होता था, अब 22 मिलियन टन हो गया, यानी कि पिछले 11 सालों में 2-2.25 गुना की वृद्धि हुई है। इसी तरह दुग्ध उत्पादन में आपने फरमाया 140 मिलियन टन हमारा दुग्ध उत्पादन था 2013-14 में, जो अब बढ़ के 239 मिलियन टन हो चुका है और विश्व में हम सर्वोपरि है। तो हर क्षेत्र के अंदर, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के अंदर एक सा विकास चल रहा है। मछुआरों के लिए भी योजनाएं हैं, तो दुग्ध उत्पादक पशुपालकों के लिए भी योजना है। इसी तरह से मांस उत्पादन के मामले में भी हमारा जो था आंकड़ा वो 5 मिलियन टन था, जो 11 साल में अब बढ़ के और 10 मिलियन टन से ऊपर हो गया है। तो इस तरह से कृषि और सबके उसके साथ मधुमक्खी पालन का जिक्र किया जाए तो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन प्रारंभ किया गया 2020 में। तो उससे हमारे हनी बी, जो हमारे जैसे कि सरसों का उत्पादक है राजस्थान जैसा प्रदेश है, तो वहाँ पे जो बिना कोई अतिरिक्त लागत के हनी वो जो मधुमक्खी के छत्ते लगा दिए जाते हैं और उनसे जो मधु निकलता है उस शहद की जो बिक्री करते हैं, और ये एक अपने आप में एक पौष्टिक आहार है। और भारत के जो मधुमक्खी जो शहद है उसकी बार भी बहुत मांग है जी। और सबसे बड़ी बात किसानों की हमेशा मांग रहती है कि जो एमएसपी है फसलों की वो बढ़ाई जाए, रबी की हो, खरीफ की हो, तीसरी जो हो। तो अभी हमारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो लागत का 1.5 गुना या उससे अधिक है, और हर साल सरकार इसको इस पर रिव्यू करती है, समीक्षा करती है। तो इसमें कुछ न कुछ बढ़ोतरी होती है। बाजरा जैसा जो हमारा मिलेट माना जाता था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया हमने 2023 को, तो उसका मतलब यही था कि जो हमारे सूखा क्षेत्र जो प्रदेश है, जैसे कि राजस्थान का हिस्सा हो गया, फिर हमारा उत्तर प्रदेश हुआ, श्री अन्न योजना। तो श्री अन्न योजना में अन्न को बढ़ावा देने के लिए बाजरे की अभी एमएसपी 2775 रुपया प्रति क्विंटल है, जो कि बाजरा कई बार बजरी के भाव बिक जाता था।
तो ऐसी स्थितियां ये सब हमारे किसानों को प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है और आगे कुछ नया कदम लेने के लिए बिल्कुल आगे कुछ नया कदम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। 2014-15 में जो हमारा खाद्यान्न उत्पादन था वो 265 मिलियन टन था। हाँ। वो 2024-25 में जो हमारा खाद्यान्न है वो अनुमानित है 347 मिलियन टन के आसपास पहुंच गया है। तो 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, ये सपना है। इसमें जो कृषि का क्षेत्र है उसमें आप किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से नई योजनाओं का इतने अच्छे तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है, किस तरीके से अपनी भूमिका निभा पाएंगे? बात यह है कि जो विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से हमारे कृषि क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि पौधे हैं जो खुले खेत में रहते हैं, तो जो तापमान होता है, चरम तापमान, चाहे वो ठंडा हो चाहे वो गर्म हो, पौधों को सहन करना है। तो ऐसी किस्मों को यानी अनुसंधान के ऊपर जोर दिया जाए और ऐसी किस्में विकसित की जाए, चाहे वो किसान विकसित करे चाहे वैज्ञानिक विकसित करे। जो हमारी लैंड रेसेज है, जो हमारे आसपास जो बायोडाइवर्सिटी है, उससे कोई जीन लेके और नई तरीके से हमारे प्लांट ब्रीडिंग की जाए, नई किस्में बनाई जाए, उस पर एक तो फोकस रहेगा और आगे रहने की जरूरत है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाजार को तलाशा जाए। अभी तो खैर भारत में हमारा एक देश एक बाजार चल रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कहाँ किस चीज़ की मांग है उस हिसाब से हमारी वही कृषि और वही जीन्स का उत्पादन किया जाए ताकि हमें समुचित लाभ मिल सके। जी बिल्कुल, समुचित लाभ मिल सके और किसानों को जितनी भी सुविधाएं हैं वो सरकार की तरफ से हालांकि प्रदान पूरी कराई जा रही है और भी कई योजनाएं हैं जो सरकार अभी लेकर आने वाली है और सरकार किसानों के लिए कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही है ताकि 2047 तक भारत को विकसित बनाया जाए तो उसमें कृषि क्षेत्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतनी सरलता के साथ और सहजता के साथ आपने विचार के बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।